लोगों से मेरी काफी बहस, तीखी बहस हुई थी। राहुल दुबे भैया भी थे, शायद राहुल दुबे भैया नहीं थे, लेकिन आशु भैया का याद है, वही मुख्य जज थे। तो उनसे आशु भैया से काफी लंबी 1-1.5 घंटे तक हम लोगों की बहस हुई थी। और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि वो रूम छोड़ के चले गए। और अंत तक उमर शाह भैया भी आए, कोई भी आके मुझे कन्विंस नहीं कर पाया था कि हम लोग क्यों हारे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। विभिन्न वक्ताओं को आपने सुना, बड़े वक्ताओं को सुना है आपने अभी तक, और आज एक बड़े वक्ता को सुनेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में जाने पहचाने नाम, और मैं कहूं कि जब ये डिबेट करते थे तो एक दिग्गज डिबेटर थे, और इन्हें हराना, या मैंने इनके खिलाफ काफी मैचेस खेले हैं पार्लियामेंट्री डिबेट में, तो इन्हें हराना तो कभी सफल नहीं हो पाया कि भाई तर्कों में हरा लिया जाए और मैच जीत लिया जाए, क्योंकि भले से टूर्नामेंट नहीं जीते लेकिन इनकी टीम को हरा देना एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो खैर, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वक्ता से जो जाने पहचाने नाम है, काफी नाम इन्होंने कमाया, और इसके अलावा बहुत सारे जो डिबेटर्स हैं उनको बहुत सारी चीजें सिखाई भी। और खास तौर पे जब पार्लियामेंट्री डिबेट होती है तो इनका नाम जो है कि नियम कैसे हो, डिबेट कैसे की जाए, शैली का ध्यान रखते हुए, और तर्क बनाने में, और खास तौर पे पीडी के नियम जो होते हैं उनको समझने में बहुत सारे लोग इनके पास इनको संपर्क करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गोपाल झा जी से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध डिबेटर रहे हैं, और अभी भी जो है कि कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वाद विवाद जैसी गतिविधियों में सक्रिय रहने का प्रयास करते हैं, और अभी ये बेंगलुरु में है। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पर। नमस्कार विश्वकर्मा जी। देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी। खैर, वो आप लोगों का बड़प्पन है, कितना प्यार और स्नेह मिला। और सीखने की बात जहां तक रही, तो वो निश्चित तौर पे दो तरफा प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक दूसरे से सीखते हैं। आपके साथ भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और बाकी तमाम जूनियर सीनियर जितने भी लोग थे। और यही वाद विवाद का एक तरह से दर्शन कह लें कि हम बहस करते हैं और सीखते हैं। जी, तो आज हम आपके अनुभव जो भी रहे हैं और जिस तरीके का आपका सफर रहा है और कब आपने ये सफर शुरू किया, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे और आपका अनुभव सुनेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब लोग आपके इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, आपके वक्तव्य को पूरा सुनेंगे, आपकी इस जो चर्चा हो रही है इसको पूरा सुनेंगे, निश्चित तौर पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी वीडियो उन्होंने अभी तक ऐसी देखी है विभिन्न वक्ताओं के साथ, निश्चित तौर पर मैं मान रहा हूं कि इससे बहुत ही अलग अलग चीजें वो सीख रहे हैं। और आने वाला, क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, सब लोग घरों में है और डिबेट हो भी रही तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन जब ये कोरोना महाराज जाएंगे और फिर नया एक न्यू नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, और फिर नॉर्मल सिचुएशन आएगी, तो निश्चित तौर पर ये वीडियोस जो हैं, ये चर्चाएं जो हैं, बहुत सार्थक साबित होंगी। तो इस चर्चा का प्रारंभ करूं उससे पहले, क्योंकि नए डिबेटर्स हैं वो नहीं जानते हैं, पुराने डिबेटर्स तो जानते हैं, तो आप ये बताएं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे आपने प्रवेश लिया, कब प्रवेश लिया, और प्रवेश लेते समय क्या समस्याएं आई, और आपका बैकग्राउंड क्या था? देखिए, बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने दिल्ली से ही सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा ह्यूमैनिटीज से, मतलब जिसे कला कहते हैं, मेरे पास वही विषय थे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बैकग्राउंड अगर आप कहें तो सरकारी विद्यालयों में जिस तरह से स्थितियां थी पहले भी और अब भी, लगभग कमोबेश लगभग समान ही है। आपको पता नहीं होता आप कहाँ जा रहे हैं, बस आप चले जाते हैं। तो मेरा सफर भी कुछ उसी तरह का था। मैं हिंदी में अच्छा था, तो हिंदी और ज्योग्राफी का था कि लेना है, और इस तरह से केएमसी लिस्ट में आया, क्योंकि केएमसी के पास ही ज्योग्राफी थी। लेकिन ज्योग्राफी लायक मेरे नंबर नहीं थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर ज्योग्राफी और केएमसी का कॉम्बिनेशन बना नहीं, तो हिंदी और केएमसी का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस तरह से फिर इन दोनों विषयों में से, मतलब जो सेकेंडरी मेरा विषय था मन में कि अगर ज्योग्राफी ना मिली तो हिंदी के साथ जाऊंगा, तो सेकेंडरी विषय के साथ केएमसी में आया।
और उस समय आप कुछ खास था नहीं। एडमिशन कब लिया केएमसी में आपने? एडमिशन 2011 में। 2011, जी। 2011 में। उस समय कुछ खास था नहीं मन में, ऐसा सोचा हुआ कि जा रहे हैं कुछ, मतलब बस ये था कि 12वीं के बाद, क्योंकि कॉलेज जाना जरूरी होता है, आसपास के लोग बोलते थे कॉलेज जाते हैं, नॉर्थ कैंपस अच्छा है, ये सब सुन के थोड़ा बहुत हम्म था कि हाँ चलो। कुछ खास जानकारी थी नहीं इतनी, तो चले गए। अच्छा। तो इसमें इसमें जैसे ठीक है, आप जो बता रहे हैं तो ठीक है, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे भी मतलब बहुत जानकारियां नहीं थी हाँ, कि बहुत कहाँ जानकारी थी। जाना चाहिए, कहाँ कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। बस आस पड़ोस में लोग कहते हैं हाँ जी कॉलेज वही। जाना चाहिए, तो कॉलेज पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, कॉलेज पहुंच गए तो, लेकिन क्या कभी मतलब ठीक है, जब कॉलेज का विचार आया तो जैसे आप बता रहे हैं कि नॉर्थ कैंपस अच्छा है, तो नॉर्थ हाँ कैंपस में आपने ऐसा कभी मतलब आस पड़ोस या सुना हो तो फिर आपके मन में आया हो कि फलाने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, वो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, हाँ ऐसा कुछ विचार था? हाँ। उस समय मतलब जैसे कुछ होते हैं आसपास के दोस्तों के भाई बहन जो पढ़ते हैं बड़े, उनके मुंह से सुना था, रामजस के बारे में काफी सुना था, हंसराज के हम्म बारे में, हिंदू के स्टीफेंस के बारे में। तो हम्म चीजें ऐसी थी कि मतलब यही सब कॉलेज पुराने कॉलेज हैं। केएमसी के बारे में उतना ज्यादा सुना नहीं था, जितना मैंने अनुभव किया बाद में जाके, जितना जिया केएमसी को, हाँ उसकी तुलना में केएमसी के हम्म बारे में ज्यादा सुना नहीं था। हम्म लेकिन जब प्रवेश लिया तो फिर एक अलग ही तस्वीर बन गई। अच्छा, तो मतलब आप जो है केएमसी में ही प्रवेश लेना चाह रहे थे, या मतलब जो आप रामजस या स्टीफंस या हिंदू की बात कर रहे हैं तो उसमें नहीं। एडमिशन लेना चाह रहे हैं? मतलब कोई एक हाँ मन में तो होता ना कि हाँ, सुन रहे हाँ हैं तो वही। इस कॉलेज में ले लेते हैं। हाँ वही प्राथमिकता जो थी, मैंने कहा ना, मैं दोनों चीजों में दूसरी जो ऑप्शन में सेकंड नंबर पे था उसके साथ गया, कोर्स में भी और कॉलेज में भी। अच्छा कोर्स अच्छा। कोर्स भी मैंने हिंदी सेकंड नंबर पे सोचा हुआ था कि चलिए अगर ज्योग्राफी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्योग्राफी वैसे एक ही कॉलेज में था नॉर्थ कैंपस में, हम्म तो हम्म भी हिंदी सोचा हुआ था। और रामजस कॉलेज के बारे में सुना था, काफी नाम था उसका आसपास में कि हम्म बहुत पुराना कॉलेज है रामजस। तो रामजस में भी यही हुआ कि वहां पर कट ऑफ जो थी उससे एक नंबर कम था मेरा, वहां पे उन्होंने हिंदी स्पेसिफिक कर दिया था कट ऑफ को, कि अच्छा। आपके हिंदी में भी 95 की 92 कुछ उस समय का था, कि इतने पर्टिकुलर हम्म नंबर हम्म होने चाहिए एग्रीगेट हम्म परसेंटेज के अलावा। हम्म तो उस कारण से फिर मूव ऑन किया मैंने राम केएमसी की तरफ। अच्छा ठीक। तो केएमसी में आपने दाखिला ले लिया, तो दाखिला लेते समय चूंकि जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं सरकारी स्कूल से, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं उस अनुभव को जानता हूँ क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से हूँ, तो जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल कैसे हाँ। पहुंचे, फॉर्म कैसे भरा, और क्या कोई समस्या आई? क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि भाई फोन उठाइए, आप फॉर्म भर दीजिए, तुरंत ऑनलाइन हाँ सारा चीज हो रहा है। उस समय क्या हो रहा था? उस समय जो था, आर्ट्स फैकल्टी में जितने भी वर्गीय जो सीटें थी, आप कह लीजिए हम्म आरक्षित वर्ग की जितनी भी सीटें होती हैं हर कैटेगरी में, हम्म उसके लिए एक अलग फॉर्म निकाले जा रहे थे आर्ट्स फैकल्टी में। और जो जनरल कैटेगरी हम्म, थी उनको सिर्फ जाके और एडमिशन लेना था, ये प्रोसेस था। अच्छा तो अच्छा। मतलब दो, उस समय ऑफलाइन था सब कुछ। आप पहले कला संकाय जाइए, वहां पर अपने सारे हम्म प्रमाण पत्र जो है वो जमा कराइए, उसके बाद वो आपको हम्म कॉलेज की लिस्ट देंगे और तब आप हम्म कॉलेज में जाएंगे। और दूसरा तरीका ये था हम्म कि आप सीधे कॉलेज पहुंच जाइए और मेरिट लिस्ट में हम्म अगर आपका नाम आ रहा है तो बिना आरक्षित वर्ग की श्रेणी को जमा कराए, अगर यदि आप सर्टिफिकेट हम्म, देना चाहते हैं आरक्षित वर्ग का, तो उस सर्टिफिकेट को हाँ देने के लिए कला संकाय जाइए। अगर आप बिना आरक्षित हम्म वर्ग की श्रेणी में एडमिशन चाहते हैं तो सीधा कॉलेज जाइए और एडमिशन ले लीजिए। तो ये मैं अच्छा। सीधा कॉलेज गया और अपनी मार्कशीट दिखाई, और इस तरह से बहुत हम्म सरल हुआ एडमिशन, तो बहुत सरल हुआ था। एडमिशन अच्छा में कोई अच्छा। दिक्कत नहीं एडमिशन में हुई। कोई दिक्कत जो है हाँ ज्यादा मतलब, फेस नहीं आई? हाँ ऐसे ही कॉलेज पहुंच पहुंच गया था और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। सर बैठे हुए थे, हम्म उन्होंने बस चेक किया कि मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब जो जैसे कट हम्म ऑफ अगर मान लीजिए 75% है, हम्म तो वो मैच हो हम्म रही है या नहीं हो रही है बच्चे की, सिर्फ ये जांच किया जा रहा था। और हम्म अगर आपको दूसरे तरीके से लेना है तो वो कला संकाय में जाइए, अपने प्रमाण पत्र वहां जमा करिए। तो दोनों तरीके काफी सरल थे उस समय, मेरे बैच जिस समय जी एडमिशन लिया मैंने उस समय। जी जी जी। चलिए, तो काफी सरलता से एडमिशन मिल गया। हाँ और एडमिशन बहुत। अब अब हम इस पे बात करेंगे क्योंकि डिबेटर और पूरी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो डिबेटिंग फैमिली है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम्म, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आपने प्रवेश ले लिया,
तो डिबेटिंग सोसाइटी के बारे में कैसे पता चला? क्या आपको पहले हाँ से कोई अंदाजा था, या फिर आपने कभी स्कूल में किया हो डिबेट उबेट तो पता रहा है हाँ जी पॉपुलर एक्टिविटीज होती है तो उसमें ले लेंगे भाग गया? हाँ, इसमें इसमें कहूंगा कि स्कूल का थोड़ा सा इनपुट था, क्योंकि स्कूल के समय में मैं काव्य पाठ और जितने भी आप कह लीजिए डिक्लेमेशन, उस तरह से वाद विवाद तो स्कूलों में नहीं होते हैं जिस तरह से कॉलेजों में होते हैं। पर हम्म। हाँ, उसका ही छोटा स्वरूप जो होता है जहाँ पे आप भाषण देते हैं जाके या फिर कविता पाठ करते हैं, इस तरह की गतिविधियों में मैं संलग्न रहा था विद्यालय स्तर पर। तो जब कॉलेज आया तो मैं ढूंढ रहा था कि कुछ इस तरह का हो करने के लिए। तो अच्छा। फिर पता चला कि केएमसी की सबसे पुरानी सोसाइटी है इंग्लिश की, जो हम्म बाइलिंगुअल भी है। तो फिर हम्म इस तरीके से मैं वहां पर इसी मतलब पोस्टर देखा, जैसे आप कॉलेज में होता है नॉर्मली कि आपका हाँ हाँ। ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, आपको बुलाया जाता है, उसी तरह से पोस्टर लगा था साधारण। मैं गया वहां पर, देखा कि कैसे होते हैं, और फिर मैंने वहां पर जो है वो हम्म। ज्वाइन कर लिया तो डिबेट सोसाइटी के लिए। ऑडिशन ऑडिशन क्योंकि ऑडिशन के माध्यम से ही किया होगा हाँ ज्वाइन, तो हाँ ऑडिशन देते समय मतलब कुछ ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे क्योंकि डिबेटर होते हैं लेकिन उसके बावजूद जब आप कॉलेज में ऑडिशन देने जाते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, लगता है कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं या बड़े चीज में हम उतर रहे हैं। तो हम्म। ऑडिशन देते समय कोई समस्या आई या हाँ, कुछ इस घबराहट इस टाइप हुई? इस मामले में मैं कहूँ तो केएमसी जानना मेरा भाग्यशाली ही कहूंगा, क्योंकि किरोड़ीमल में उस समय ऑडिशन नहीं होते थे। वहां पर सिर्फ अच्छा आपसे पूछा जाता था कि आपको करना है या नहीं करना है, और वो डेमो भी अच्छा सीनियर से दिखाते थे कि ये करना पड़ेगा आपको। वो 4 लोगों की टीम बना अच्छा। के सबसे पहले, और मुझे आज भी याद है इंग्लिश के डिबेटर्स हम्म ने मुझे सिखाया कि हिंदी में डिबेट ऐसे करनी है। वो सिर्फ उन्होंने पूरा अच्छा। फॉर्मेट समझा दिया। तो उसके बाद फिर चयन करना था, बस आपको चुनाव करना था कि आपको भाषा का कौन सा चयन करना है, और फिर भाषा आप हम्म चुनिए। और फिर एक हम्म 2 या 3 महीने का प्रोसेस था। जिस 3 महीने के प्रोसेस हम्म में अगर आप टिके रह गए तो आप उसके पूर्णकालिक सदस्य हम्म हैं, और अगर नहीं टिके रहे हम्म। तो फिर आप उसके सदस्य नहीं हैं। हाँ तो वो प्रक्रिया हाँ। बहुत ही, आप कहिए कि उस समय में मतलब प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया थी, कि हम लोगों को बिठा के कि हम्म। पूरा 7-7 बजे तक बहुत सारा रिहर्सल करवाया जाता था। तो 1-2 महीने में हम अच्छा। ऐसे ही सीख जाते थे। तो उस समय हम्म यही भाग्यशाली हम्म रहा कि मतलब उस तरह के दौर से नहीं, वो दौर मेरा कॉलेज में डायरेक्ट जाके जो आप देते हैं भाषण, उसमें आया कि आप पहली बार जा रहे हैं कॉलेज में बोलने के लिए। हम्म हम्म। वो डर उस समय आया, क्योंकि कॉलेज में तो सिखा दिया था सीनियर्स ने कि हाँ हाँ। ऐसे बोला जाता है। वहां पर ऑडिशन नहीं लिया हम्म। उन्होंने। अच्छा। चलिए, तो ऐसा जो है कि शामिल हो गए और सीख भी लिया, मतलब एक तरीके से हम कहें कि वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई हो हाँ, और बाद में उसी आपको तरह जो से। है ट्रेनिंग मिलती गई हो और आप जो है फिर उसके बाद तो जब ये ट्रेनिंग व्रेनिंग हो गई और आपने सीख लिया कि भाई ठीक है कॉलेज का स्तर डिबेट का ऐसा होता है और ऐसे यहाँ पर वाद विवाद करते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली इंटर कॉलेज डिबेट करने का मौका कब मिला और उसका अनुभव क्या रहा? हाँ, वो आप कहिए कि इस मामले में केएमसी में मुझे संघर्ष करना पड़ा है। मुझे क्या, हर उस समय जितने भी लोग गए, क्योंकि वहां हमारे आंतरिक तौर पर ही इतने सारे लोग थे करने के लिए, कि उनके बीच में पहले मैं अंदर में ही एक तरह से रैंकिंग होती थी, और जिस व्यक्ति की अच्छा। रैंकिंग अच्छी होती थी उसी को बाहर भेजा हाँ। जाता था एज अ फ्रेशर, कि अच्छा। आप एज अ फ्रेशर हम्म हमारे डेप्सअप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम्म ऐसा करते करते मुझे पहला मौका काफी लोगों के बाद मिला। बाद में उन लोगों ने हम्म छोड़ दिया, पर मुझे पहला मौका काफी देर बाद मिला था। हम्म मतलब लगभग समझ लीजिए फ्रेशर डिबेट जो होती है एक तरह से औपचारिक रूप से शुरू, तो हम्म। चौथी या पांचवी फ्रेशर डिबेट में मुझे जाने का मौका मिला, जो कि मतलब हम्म दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी। वो चौथी या पांचवी रही होगी, पर मेरी पहली थी। हम्म। तो मैं अच्छा। केएमसी की वजह से पहली बार गया था तब। तो वो डिबेट किस कॉलेज में रही और उसका एक्सपीरियंस बताइए कि आप बोल के आए तो जो सीखा था उस सोसाइटी में उसको पूरा डिलीवर कर पाए कि नहीं कर हाँ पाए, या कुछ और सीखने को मिला? हाँ, उसमें वो मुझे याद है आईपी महाविद्यालय, जो इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय है महिलाओं का, जी। वहां पर मुझे पहला अवसर था, और विषय भी था वो काफी जटिल विषय था, विवेचना वाला, कि शहादत का जीवन बेहतर है दैत्य के जीवन से। ये विषय अच्छा। मुझे अभी तक याद है। ये विषय काफी विवेचनीय विषय था उस समय, दार्शनिक हम्म की तरह। तो खैर हम लोग फ्रेशर थे, हम लोग तो क्या समझते, हम्म सीनियर से हेल्प हम्म लेके, हमारे थर्ड ईयर के सीनियर से हेल्प लेके गए।
उसमें हमारा दल के तौर पर तो प्रथम आया था पुरस्कार, पर क्या कहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई पुरस्कार नहीं था हमारा, मतलब व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार दिए जाते थे। तो उसमें फीडबैक जो है वो काफी नकारात्मक भी रहा था सारे जजेस की तरफ से, कि आप टीम में अच्छा थे पर व्यक्तिगत तौर पर आपको थोड़ी सी आवाज अच्छी करनी पड़ेगी, आपका थोड़ी क्या कहते हैं, जब आप कन्वेंशनल डिबेट करते हैं तो थोड़ी से आपको लफाजी का सहारा लेना हो चाहिए, जिससे कि बात सरलता से पहुंच सके। इस तरह के कुछ फीडबैक मिले थे जो केएमसी के फीडबैक नहीं थे, मतलब जो हमारे सीनियर्स ने पीडी में फीडबैक अलग दिया था, वो पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी था। अच्छा तो अच्छा। काफी एकदम वहां चला था मन में कि मतलब, क्योंकि हम लोग पीडी करते थे और कन्वेंशनल, तो ये सब मुश्किलें तो खैर धीरे धीरे आप ही समझ सकते हैं चीजें कैसे होती हैं, आपने किया जी होगा। जी हाँ, यही जी। सब हुआ था पहले डिबेट में, मुख्य तौर से यही था कि तो जी जी। तो इसमें जो है डिबेट करते हुए तो ठीक है, शुरू शुरू में सबको कठिनाइयां होती हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि आपको अगर पहले डिबेट में अगर प्राइज मिल गया तो बहुत अच्छा, हम हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन अगर क्या होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे सीनियर डिबेटर हैं जिसमें से मैं भी हूँ, कि काफी आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको कुछ उस, नहीं मिलता, लेकिन हिम्मत उसके बना बाद के रखनी पड़ती है। उस प्रथम पुरस्कार के बाद 17-18 डिबेट मेरी खाली रही। उसके बाद मुझे अच्छा कुछ नहीं मिला। वही मैं बताना चाहता था कि दलीय तौर पर तो अच्छा। मिला, व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार मुझे नहीं मिले बहुत दिनों तक। मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो हम्म होता है ना, एक कि अगर आप अकेले पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी एक इनक्रेडिबिलिटी बनती है। तो एज अ हम्म टीम तो केएमसी की तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे तो प्राइज आते थे, पर कहीं हम्म। इंडिविजुअल होता था तो कोई प्राइज नहीं आता था मेरा। अच्छा। काफी समय तक लगातार ऐसा चलता रहा सिलसिला। हम्म। तो ये तो है, लेकिन अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे डिबेट शुरू किया और फिर डिबेट चलता रहा, तो आपने जो है कि जो डिबेट के दौरान, क्योंकि पहले प्राइज में मिला और फिर मतलब एक होता है ना कि व्यक्तिगत तौर पे हम कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका एक अलग अंदर मन से ही होता है कि मैं आज ऐसा बोल रहा हूँ और फिर मुझे ऐसा सीखना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि आपने पहले डिबेट के बाद 17-18 जो भी डिबेट की, मतलब जितनी भी की, कुछ ऐसे क्या सीनियर या कुछ वक्ता ऐसे आप जाहिर तौर पे सुनते होंगे कि बहुत बेहतर बोल रहे हैं, तो कभी मन में आया कि इस वक्ता की तरह मुझे बोलना चाहिए या ऐसा बोलना चाहिए? तो उसके लिए क्या आपने, मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे आजकल भी हम कुछ जूनियर्स को देखते हैं कि सीनियर अगर जैसा बोल रहा होता है उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि मेरा मेरा भी मानना है, और जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मानना सबको पता ही चल जाता है कि भाई कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपना खुद का बनाना चाहिए। मौलिक बनाना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। उस समय कुछ ऐसे वक्ता जो आपको प्रभावित करने में सफल रहे हो? हाँ, उस समय जब मैं प्रथम वर्ष में था तो उस समय प्रभांशु ओझा हमारे सीनियर थे। वो काफी प्रसिद्ध थे कि वो अच्छा बोलते हैं, आपने सुना ही है उनको, और काफी अच्छा हाँ। बोलते भी हैं। जैनेंद्र हम्म थे जामिया के, जामिया हम्म विश्वविद्यालय के जैनेंद्र थे। और क्या कहते हैं, उसके बाद राजीव रंजन भैया थे हमसे सीनियर, वो भी अच्छा बोलते थे। और राहुल दुबे का नाम सुना था पर वो बोलने नहीं आते थे उस समय में, वो शायद बोलना छोड़ अच्छा। चुके थे। हम्म नाम सुना था, रुपेश भैया का नाम सुना था। और कि ये लोग बहुत अच्छे वक्ता हैं और इनका ही पुरस्कार, अगर ये लोग पुरस्कार में उमर शाह भैया थे, तो ये हाँ तमाम लोग थे जो आते थे और इनका एक प्राइस फिक्स होता था हम लोगों के सामने, कि हम लोग को लगता था अच्छा। कि ये आगे इनका प्राइस तो फिक्स होगा। लेकिन हाँ वही ऐसे मामले में आपको सीनियर सी राह दिखाते हैं। फिर तो आदर्श शुक्ला भैया थे, एक आईएमसी में थे। तो इन हम्म लोगों से जब बात करते थे तो जैसे आपने बताया, तो आदर्श शुक्ला भैया ने मुझे प्रथम वर्ष में ही कहा कि आपकी अपनी मौलिकता जब तक नहीं आएगी तब तक आप पुरस्कार नहीं जीत सकते। तो आप अपनी मौलिकता ढूंढिए कि आप कर क्या सकते हैं। या तो आपकी आवाज बहुत हम्म अच्छी है तो आप कन्वेंशनल जीत जाएंगे, हम्म आपको दोहे बहुत अच्छे या फिर शायरियां बहुत अच्छी आती हैं तो आप कन्वेंशनल जीत सकते हैं, या फिर आपके पास तर्क बहुत अच्छे हैं। आप पहचानिए कि आपके पास क्या है, आपका यूएसपी क्या है, आपकी खास बात क्या है जो हम्म आपको दूसरे से अलग करती है, ये आपको खुद पहचाननी पड़ेगी। तो ये चीज में हम्म जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि धीरे धीरे शुरुआत में तो लगा कि हाँ नहीं मुझे इन लोगों की तरह बोलना है, पर उन्हीं लोगों ने हम्म समझाया कि नहीं आप मैं हमारी तरह मत बोलिए, आप अपनी तरह बोलिए। और हम्म फिर मैंने पहचाना कि नहीं मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है और ना ही मैं अच्छे अच्छे दोहे बोल हाँ सकता। तो मुझे एक तर्क का हाँ सहारा था, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया था उस दौर में कि हाँ मुझे हम्म किसी भी विषय के बारे में एकदम
सारगर्भित जानकारी होनी चाहिए जिससे मैं तर्क गढ़ सकूं। और इस तरह से फिर मैंने शुरुआत किया। प्रथम वर्ष में तो नहीं, पर हाँ द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष तक आते आते वो पूरा परिवर्तित हो गया, पूरा मॉडल ही चेंज हो गया डिबेट करने का, कि अच्छा। आपको किसी की तरह बोलना ही नहीं है, आपको अपनी तरह बोलना है बस। चलिए, तो जब आप डीयू में सक्रिय थे, खैर 2 साल तो मैं भी मतलब जब मेरे प्रथम 2 साल थे तो आप सीनियर 2 साल थे, तो आपका एमए का जो था वो पूरा सक्रिय रूप से हम लोगों ने साथ में डिबेट की है। लेकिन उसके पहले भी अगर आप सक्रिय थे तो मतलब जैसे होता है ना आजकल, उस समय भी बहुत सारी डिबेट होती थी। और मतलब आपके समय 2011 से मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने एडमिशन लिया था, तो क्या बहुत सारी डिबेट होती थी जैसा 2014, 15 फिर 16 में हम लोग देखते हैं और आज भी देखते हैं? हाँ, बहस बहुत सारी होती थी, पर आप हर बहस में हिस्सा लेंगे ये आपकी जानकारी पर निर्भर करता था। जैसे आजकल जो है वो दौर है फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं तमाम विश्वविद्यालय। इसकी उस समय कमी थी। उस समय हम लोगों को पोस्टर का सहारा था। हम सुबह जाते थे कॉलेज, तो सबसे पहले जाके नोटिस बोर्ड पे देखते थे किस नए कॉलेज का पोस्टर लगा है जहाँ पर डिबेट है आज। डायरी बनाते थे, डायरी में नोट डाउन करते थे कि एक दिन में 5 डिबेट है, इस दिन हम यहाँ जाएंगे। तो ये चीजें बदल गई हैं अब शायद पता चल जाता है आपको, पर पहले नोटिस बोर्ड ये काम मैंने भी किया। मुझे पीयूष जी ने बोला, देखो अगर डिबेट करना है तो सुबह कॉलेज में आओ और सबसे पहले नोटिस बोर्ड सारे घूमो। और मेरे पास एक नोट पैड होता था जिसमें मैं बकायदा लिख के रखता था, और कॉलेज आने से पहले मैं उसको देखता था कि आज कहाँ कहाँ जाना है, और रजिस्ट्रेशन फोन करके घुमा देते थे, फोन कर देते थे, रजिस्ट्रेशन हो जाता था। और फिर उसके बाद देखते थे कि हाँ आज हमें यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, और आज क्लास करनी है। तो ये हम लोगों का, खैर मेरा 1 साल तक पैटर्न था क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन उस समय नहीं था। खैर मैंने अगले साल लिया तो व्हाट्सएप से जुड़ गया, और धीरे धीरे पूरा जो डिबेट जो है उसकी हम लोग इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आने लगी। एमए में आके ये चीजें हुई हम लोगों के साथ भी कि इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से आना शुरू हुआ। पर शुरुआत के 4 साल या 3 साल तो पूरी तरह से इसी पर निर्भरता थी कि नोटपैड में नोट किया है और उस हिसाब से जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि नोटपैड भर जाता था, समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ से जाएं और कौन सी डिबेट करने जाएं। तो उसमें देखना भी पड़ता था टॉपिक कौन सा है, नजदीक कौन सा कॉलेज पड़ेगा, किस कॉलेज में जाके हम वापस जा सकते हैं दूसरे कॉलेज, ये तमाम चीजें डिसाइड करते थे। तमाम चीजें डिसाइड होती थी। तो खैर आपने निरंतर डिबेट की। अब एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए मेरे लिए था कि भाई धनराशि अगर मिल रही है तो आपका जेब खर्च है, आप उसको, और उसमें जेब खर्च इन द सेंस कि आपको पूरा उस पर निर्भर हो के, आप अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट आपने जीत लिया है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आप जो है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज ऑटो भी लेकर जा सकते हैं। हाँ, ज्यादा जा सकते हैं, रीचनेस हमारी बढ़ जाती है, हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो पॉकेट मनी मेरे लिए थी, पॉकेट मनी जो है मेरे लिए थी, डिबेट का जो प्राइज मनी था। आप उसको कैसे देखते थे? और आपके समय जो 2011 से जो डिबेटर्स थे उनके लिए पॉकेट मनी क्या डिबेट की प्राइज मनी होती थी या पार्टी करने का एक जरिया था? नहीं, देखिए आर्थिक साधन की समस्या सदैव एक जैसी रही है। वो चीज हमारे साथ भी थी कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ पर प्राइज मनी अच्छा मिलेगा, और ये चीज सबसे पहले देखी जाती थी निश्चित तौर पर, खास करके कन्वेंशनल डिबेट में। पार्लियामेंट्री डिबेट में जाते थे सिर्फ इसलिए कि हमको जाना है, क्योंकि वो डिबेट एक तरह से डिबेट का मूल संरचना वही था, मौलिक संरचना वही थी, तो वहां जाना था। उसके लिए हम नहीं सोचते थे। और हमारे समय में बहुत डिबेट कम भी होती थी। पार्लियामेंट्री डिबेट गिन के 2 या 3 कॉलेज में होती थी, और एक कॉलेज में अपना ही था, केएमसी में हम पार्टिसिपेट कर नहीं सकते थे। तो 2 या 3 कॉलेज बचते थे जिनमें पार्लियामेंट्री डिबेट हो सकती थी। तो कन्वेंशनल डिबेट के लिए जो पहला कारण था डिसाइड करने का कि कन्वेंशनल डिबेट करने कहाँ जाना है, उसका 2 आधार होते थे। एक तो प्राइज मनी कहाँ अच्छा है, और दूसरा कि जैसे चल वैजयंती जो ट्रॉफियां होती हैं, उन ट्रॉफियों के साथ अच्छी बात ये होती थी कि उसके साथ आपका एक तरह से फेम जुड़ा होता था, कि अगर आपने जीत लिए तो आपके साथ वो फेम। तो ये 2 चीजें हम देखते थे खास करके। अगर चल वैजयंती है तो उस दिन बाकी कन्वेंशनल छोड़ दी जाती थी, उसी चल वैजयंती में पूरा दिन बिता दिया जाता था। पर अगर छोटी है तो अधिक से अधिक डिबेट करने का जो कारण था वो धनराशि ही हुआ करती थी। तो उस समय तो खैर मतलब मैंने भी 2013-14 से शुरू किया,
लेकिन आप अपने समय का बताइए 2011 से, क्योंकि आजकल तो पुरस्कार राशि काफी बड़ी बड़ी हो जाती है, 5-5 हजार 10-10 हजार भी मिल जाता है कहीं कहीं, और 2-3 हजार तो औसतन हम मान के चलते हैं कि बेस्ट स्पीकर अगर है तो 2-3 हजार तो एक बंदे को मिल ही जाएगा। तो 2011 में जब आपने एडमिशन लिया तो क्या प्राइज मनी इतनी भारी भरकम हुआ करती थी? देखिए 2011 के अनुसार अगर देखेंगे तो उस हिसाब से प्राइज मनी उस समय के लिए भी अच्छी थी, मतलब वो हम्म, लालच के लिए अच्छी थी। कई बार 1500 2000 आराम से होती थी, लेकिन हाँ, जिस तरह से आप नॉर्मल कर रहे हैं कि अगर आज नॉर्मल है 5000 6000, तो इस तरह से 5000 या 10,000 नॉर्मल नहीं हुआ करते थे। ये बड़ी डिबेटों का पुरस्कार राशि हुआ करती थी कि अगर बहुत बड़ी हम्म, डिबेट है तो उसका प्रथम पुरस्कार दल के तौर पर 10,000 है, या हम्म, बहुत बड़ी डिबेट है तो ही 5,000 है, ऐसा हुआ था। तो व्यक्तिगत तौर पर 1500 2000 3000 बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी 2011 12 जी 14 तक मान लीजिए। लेकिन जी 14 के जी। बाद स्थितियां बदली, लगभग लगभग ज्यादा, हम्म, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं बदली, पर हाँ थोड़ी सी बढ़ गई हाँ, राशि, धनराशि बढ़ गई। धनराशि बढ़ गई है। चलिए तो हम जो है अब गंभीर विषय पर चर्चा करते हैं कि देखिए, वाद विवाद है तो विवाद तो जुड़ा ही रहता है और बहुत सारे विवाद होते ही हैं। आप भी साक्षी रहे हैं और मैं भी साक्षी रहा हूँ, और विवादों को हमने देखा है और बड़े बड़े विवादों को देखा है, चाहे वो कन्वेंशनल डिबेट हो और या पार्लियामेंट्री डिबेट हो। और बिल्कुल। कन्वेंशनल में तो मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो वक्ता हैं वो भावुक हो जाते हैं कन्वेंशनल में कि हमको कैसे पुरस्कार नहीं मिला कन्वेंशनल में, मैंने तो इतना अच्छा बोला। और कभी कभी तो ऐसा तर्क सुनने को मिलता है कन्वेंशनल में कि मैंने बोला, पूरा ऑडियंस जो है खुश थी, पूरा ऑडियंस के ऊपर मैं छा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पुरस्कार नहीं मिला। और जो जो एकदम साधारण से बोल के चला गया उसको पुरस्कार कैसे मिल गया? तो ये मुझे लगता है कि कन्वेंशनल में इसका कोई वाजिब तर्क ढूंढना और समझाना मैं आज तक तो नहीं ढूंढ पाया कि कन्वेंशनल में क्या चीज जज को भा जाए, आपकी शायरी भा जाए। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर आप लगे कि 2 लाइनें शुरू में बोल के अपने लॉजिक रखिए तो आपको प्राइज मिल जाएगा, लेकिन जब हमने वो शुरू किया तो वो उसका कोई प्रभाव ही नहीं। तो घूम फिर कर आप अपने मौलिकता पे आ जाइए। कन्वेंशनल में मैंने ये सीखा। बिल्कुल। आप बताइए कि कन्वेंशनल में कोई 2011 12 13 14 में जो कोई आपको लगा हो कि इस तरीके का विवाद आपके सामने आया हो, फिर हम पीढ़ी की बात करें। कन्वेंशनल में देखिए, कन्वेंशनल के साथ जो मेरा एक तरह से कहिए कि अवगुण जो कह सकते हैं आप, ये एक बहस करने वाले के तौर पर ये अवगुण ही माना जाएगा, क्योंकि जूनियर्स भी हम्म, सुनेंगे इसको तो। खैर, लेकिन ये अपने अपने समय की क्या कहते हैं, मांग कह सकते हैं, या अपनी अपनी आवश्यकताएं कह सकते हैं। तो हम्म, अवगुण ये था कि हम लोग कन्वेंशनल डिबेट में क्या करते थे कि जाके बोल के और निकल आते थे। हम्म, उसके बाद जो चीजें हो रही हैं, या तो वो हमें किसी और व्यक्ति के माध्यम से पता चलती थी, या हम्म, फिर यदि हमारा प्राइज आ गया हम्म, तो हम लोग को प्रत्यक्ष तौर पर पता चलता था कि आपने तो ऐसा कर किया और आपको तो प्राइज मिल गया, आपकी कोई सेटिंग होगी। ये तमाम तरह की चीजें होती थी। अच्छा, हाँ, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये चीज कि कन्वेंशनल में तर्क देना कि ये इसलिए जीत गया या इसलिए हार गया, ये तर्क एक तरह से सदा नीरा नदी की तरह है कि हमेशा बहते ही रहते हाँ, हैं। और जी, स्वाभाविक भी है कि हम लोगों को लगता है जब हम बच्चे होते हैं कि ये मैं हमने तो, जब आप, क्योंकि हमारी दृष्टि का विस्तार बहुत लघु होता है उस समय में। हाँ, तो हाँ, दृष्टि का विस्तार जब जैसे आप जब आप जज करते होंगे, आज के समय में आप जज कर रहे हैं मान लीजिए, हम्म, तो आप एक जज हम्म, की कुर्सी पर बैठ के जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि से आप जब आप बहस करते हैं उस समय नहीं देख पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो इस चीज की कमी हमारे अंदर भी थी, और बाकी तमाम हमारे साथी जो थे उनके अंदर भी थी, और जूनियर्स के अंदर निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर होगी ही। हम्म, तो जब हम कन्वेंशनल में जाते थे, तो यदि डिपार्टमेंटल बहस है तो सबसे ज्यादा समस्या जो हम मुझे व्यक्तिगत तौर पर होती थी, क्योंकि मैं हिंदी से भी था और तमाम हिंदी वक्ताओं को खास करके मुझे लगता है कि होती भी होगी, जब किसी हम्म, दूसरे विभाग के अध्यापक जिनकी शिक्षा दीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा हो, वो जब हम्म, हिंदी का एक तरह से कहें आप, कोई सिद्धस्त है हिंदी में, मैं मान सकता हूँ कि मैं तर्क में सिद्धस्त नहीं हूँ, पर मैं हिंदी भाषा में सिद्धस्त हूँ। तो हिंदी में हम्म, सिद्धस्त व्यक्ति की तर्क सुनकर के यदि आप कहें कि आपकी भाषा शैली मुझे समझ नहीं आई, तो इस तरह की हम्म, तमाम चीजों पर गुस्सा आता था। और ऐसा अच्छा, एक वाकया है, जब कालिंदी महाविद्यालय में था, मैं द्वितीय वर्ष की बात है। वैसे थर्ड ईयर में तो मैं जीता था, पर द्वितीय वर्ष में नहीं जीता था।
तो अच्छा। द्वितीय वर्ष में हुआ ये था कि वहाँ पर एक राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। निश्चित तौर पर राजनीति विज्ञान के थे, बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे होंगे, पर क्योंकि मैं बच्चा था उस समय, तो हम लोग जो है वो उनसे तर्क करने लग गए कि आपने हमें कैसे हरा दिया, हमने ये कहा, हमने ये कहा, हमने ये बातें रखी, आपने हमें क्यों नहीं कंसिडर किया, आप हमें सुन नहीं रहे थे, आपको हिंदी नहीं आती है। तमाम उल्टी सीधी बातें, उस बच्चे की जो बुद्धि होती है उसने अपनी बुद्धि के हिसाब से तो सुना दिया। और उन्होंने वो काफी समय तक हमें सुनते रहे, पर हर व्यक्ति की एक तरह से क्या कहते हैं, समय सीमा और सहन शक्ति होती है। तो फिर वो गुस्सा हो गए और हमें निकाल दिया कॉलेज से, ऑडिटोरियम से, कि आप लोग बाहर जाइए, मैं आप लोगों को सुनना ही नहीं चाहता। तो वो मेरे लिए बहुत सीखने वाला भी था और बुरा भी था। हम लोगों ने बुरा किया था एक तरह से, अच्छा नहीं होता है ऐसा करना, क्योंकि धीरे धीरे समझ आता है कि दृष्टि का विस्तार उनका अलग है, हमारा अलग है। उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, यदि निर्णय दिया है तो ऐसा कुछ है जो हमने छोड़ दिया निश्चित तौर पर। जी, ऐसा तो हमें तब बाद में बहुत, और मैं कहूँ कि उस साल भी समझ में नहीं आता, 2-3 साल जब हम निकाल लेते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हम ज्यादा पढ़ते हैं उस विषय के बारे में, तब हमें समझ में आता है, अच्छा ये चीजें तो थी जो हम मिस कर रहे थे। जी, तो ऐसा होता है। तो हम जो है, खैर ये हर किसी के साथ हो जाता है, और चूंकि जब वही जो आप कह रहे हैं ना, दृष्टि का विस्तार जो है बहुत लघु होता है, और वही कारण है कि हम जो है ऐसे भावनाओं में बह जाते हैं, मैं यही कहूंगा। चलिए अब पीडी की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट में आप एक प्रसिद्ध वक्ता हैं और काफी नामी गिरामी प्रतियोगिताओं में आपने अच्छा भी प्रदर्शन किया है और विजेता भी रहे हैं। तो कोई पीडी में पार्लियामेंट्री डिबेट में किसी एक मैच में लगा हो कि जो है कि बहुत ही खराब तर्कों को बिल्कुल अनसुना करते हुए डिसीजन दिया गया है, या फिर जो जज हैं वो हमको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा लॉजिक खराब है और जो हमारे अपोजिशन का लॉजिक है वो हम पर भारी पड़ रहा है। ये विषय अगर कहें ईमानदारी से, तो मुझे मतलब वैसे ही बहुत कम हुआ था, पर मेरे साथ अक्सर होता था कि अगर यदि मैं हार जाता था तो मेरी बहस जरूर होती थी कि आप मुझे कन्विंस करिए, आप मुझे कन्विंस करिए। और अक्सर ये यदि ये सेमीफाइनल का मैच होता था तो ऐसा जरूर होता था, और ऐसा 2 बार हुआ भी, खास करके एमए के दौरान। मतलब स्नातक के वर्षों में तो ऐसा होता था कि हम लोग सुन के आ जाते थे, या हार गए तो सीनियर्स हैं ठीक, पर एमए के दौरान आप दम्भ कह लीजिए, घमंड, ये कुछ हो जाता है इंसान को, कुछ ना कुछ वो अनसुना कर देता है चीजों को। तो ऐसी चीजें मेरे साथ भी हुई, मुझे लगने लगा कि हाँ मैं ही तर्क सबसे अच्छा कर रहा हूँ, पर ऐसा था नहीं, ये सिर्फ भ्रम था। तो ऐसे भ्रम की वजह से भी चीजें होती हैं, और कई बार वास्तविक चीजें भी होती हैं कि आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। तो कन्विंस ना करने वाली चीजें खालसा कॉलेज में भी हुई थी, और क्या कहते हैं आपका गार्गी कॉलेज में भी हुआ। ये दोनों एमए फाइनल ईयर में हुआ मेरे साथ, और गार्गी कॉलेज का तो बहुत फेमस हुआ था। वहां पर तो निर्णायक जो दल थे उनमें ही आपस में स्प्लिट हो गया था निर्णय को लेकर के, टीचर्स का और निर्णायकों का। तो वहां पर तो बहस मुझे करनी भी नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहां पर निर्णायक ही आपस में काफी बहस कर रहे थे कि निर्णय गलत हो गया है कि सही हुआ है। लेकिन खालसा कॉलेज में जो हुआ था, तो हाँ आशु भैया थे और राजीव रंजन भैया थे, उन लोगों से मेरी काफी बहस, तीखी बहस हुई थी। राहुल दुबे भैया भी थे, शायद राहुल दुबे भैया नहीं थे, लेकिन आशु भैया का याद है, वही मुख्य जज थे। तो उनसे आशु भैया से काफी लंबी 1-1.5 घंटे तक हम लोगों की बहस हुई थी, और फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि वो रूम छोड़ के चले गए। और अंत तक उमर शाह भैया भी आए, कोई भी आके मुझे कन्विंस नहीं कर पाया था कि हम लोग क्यों हारे। तो उसके बाद फिर यही होता है, क्योंकि निर्णय अटल है, निर्णय आपका बदल नहीं सकता है। तो हम लोग चले आए थे, पर वो काफी लंबा बहस जो है वो, उसमें प्रभांशु भैया भी थे जजमेंट में उसी में। तो सभी जज के साथ मेरी काफी तीखी बहस हुई, और तीनों ही सीनियर थे जिनसे मैंने सीखा था। तो वो बहस काफी तीखी चली थी। लगभग फाइनल शुरू होने से 10 मिनट पहले तक सब लोग कोशिश कर रहे थे कि हम कन्विंस हो जाए, हम कन्विंस हो जाए, पर ऐसा हो नहीं सका था अंत तक। और फिर हम सब आधे अनमने मन से छोड़ के आ गए थे सब कुछ। जी, तो चलिए, ऐसा विवाद जाहिर तौर पर बहुत, आप भी साक्षी रहे, हम भी साक्षी रहे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप पीडी में अगर जज कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी कुव्वत तो होनी चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस कर दें, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो ये समझ लीजिए कि
आयोजन समिति पर भी एक तरीके से होता है कि भाई आपने जो जज बैठा है वो हमको कन्विंस ही नहीं कर पा रहा है। तो इन सब चीजों का मुझे लगता है कि क्योंकि अनुभव अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है, तो सारी कॉलेज इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक्सपीरियंस डिबेटर बैठाया जाए और ताकि कन्विंस कर सकें हारने वाली टीम को बिल्कुल आप जो है क्योंकि लॉजिक जब देकर। वही सब बहस करने वाले ही हैं, तो बहस करने वाले को अगर आप तर्क नहीं दे पाएंगे तो निश्चित तौर पे वहां पर बहस और ज्यादा पनपेगी। बढ़ेगी। जी जी। तो चलिए, तो हम जो है आपसे जो है और भी चीजें जानेंगे, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे, छोटे छोटे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले आपका अनुभव लंबा है और पार्लियामेंट्री डिबेट में भी आपने काफी चीजें की और काफी जगहों पर जज भी, निर्णायक भी रहे हैं। तो दो चीजें कि आप जो है, एक तो जो नए फ्रेशर डिबेटर्स हैं उनके लिए क्या कहेंगे अपने अनुभव के आधार पे, और दूसरा क्योंकि हम पार्लियामेंट्री डिबेट में भी जानते हैं, तो वहां पर जो डिबेटर हैं उनके लिए तो आप बताएंगे, लेकिन जो निर्णायक हैं, क्योंकि देखिए आजकल जो डिबेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे निर्णायक भी बनेंगे, और जो आपके समय के डिबेटर्स हैं उसके अलावा जो मेरे समय के डिबेटर्स हैं वो भी निर्णायक बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीखने का कभी भी कोई अंत नहीं होता है, तो इसलिए दोनों के लिए, निर्णायकों के लिए भी, डिबेटर्स के लिए भी, खास तौर पर फ्रेशर्स को आप क्या संदेश देंगे? बहस के लिए तो यही कहूंगा कि बहस को आप बहस मानकर चलिए, जीवन मानकर मत चलिए। फ्रेशर के लिए तो यही कहूंगा, क्योंकि बहस जो है वो आपको व्यक्तित्व में एक तरह से आपका व्यक्तित्व का विकास करती है। वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए, आपका व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। इन दोनों का मतलब सिंपली यही है कि अगर आप बहस करते हैं तो बहस की सबसे पहली गुंजाइश ये होती है कि आप सामने वाले को कितने बेहतर ढंग से सुन सकते हैं। जितने बेहतर ढंग से आप सामने वाले को सुन सकते हैं, उतने ही बेहतर ढंग से आप उसके खिलाफ तर्क का एक तरह से रचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ तर्क गढ़ सकते हैं या आप ढूंढ सकते हैं। तो तमाम जितने भी लोग बहस को एक तरह से या तो कह लीजिए अपने पॉकेट मनी के लिए या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, जिस लिए भी आप करते हैं, तो आप बहस को आप एक ऐसा पड़ाव मानकर चलिए जो आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा सिखा रहा है, जिससे आपको आने वाले जीवन में सहनशील बनना सिखाया जाएगा कि आप सुनने की क्षमता कितनी अधिक रखते हैं, ताकि आपके बोले हुए को भी लोग उसी लहजे में सुन सकें जिस लहजे में आपने अच्छे से सुनकर तर्क गढ़े हैं। यदि आप अच्छा सुनेंगे नहीं, अच्छा पढ़ेंगे नहीं, अच्छा लिखेंगे नहीं, तो आप अच्छा कहेंगे नहीं। इसलिए एक बेहतर बहस करने के लिए फ्रेशर को अच्छा पढ़ना और अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। जी। और निर्णायकों के लिए, क्योंकि वो आगे जाकर निर्णायक भी बनेंगे। हाँ, निर्णायक अगर आप देखिए, निर्णायक अगर आप कन्वेंशनल डिबेट का निर्णय दे रहे हैं तो उस समय आपको अपने मापदंड जो हैं वो आपको परंपरागत बहस के आधार पर रखने चाहिए। अगर आप परंपरागत बहस को संसदीय वाद विवाद के अनुसार जज करते हैं और संसदीय वाद विवाद को परंपरागत के अनुसार करते हैं, तो आप ईमानदारी से किसी के साथ भी ईमानदार व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप परंपरागत तौर पर किसी जजमेंट प्रक्रिया में जाते हैं जहां पे आप निर्णय दे रहे हैं, तो परंपरागत जो बहस है उसमें आप देखिए, उसमें वक्तृत्व शैली को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है कि आपकी वक्ता की शैली कैसी थी, वक्ता ने किन बिंदुओं को 5 मिनट में समेटा, मतलब कि वक्ता की संक्षिप्तता क्या थी और विस्तार कितना था। यानी कि एक वक्ता को कन्वेंशनल में 5 मिनट दिया जाता है, जो कि संसदीय वाद विवाद से कहीं ज्यादा कम है। उतने कम समय में कितनी संक्षिप्तता के साथ कितने अधिक विस्तार के आयाम को उसने छू लिया, इस आधार पे आप मापदंड दीजिए। ये एक परंपरागत बहस को करने का भी और निर्णय देने का भी आधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परंपरागत बहस है, वहां पर उसी मापदंड के आधार पर वो तैयारी करके आया है। जी। अब जब आप संसदीय में निर्णय दे रहे हैं तो संसदीय मापदंड में नियम होते हैं कि आप किस नियम के आधार पर, देखिए अगर आपका विपक्ष का वक्ता है, सबसे अंत में आके उसने तर्क दे दिए हैं, जिसके बाद कोई भी वक्ता नहीं बचा है कि उस तर्क के साथ वो एक तरह से कह सके आंख मिचौली खेल सकता है या उस तर्क को काट सकता है, तो उसको तवज्जो देने का जो आयाम होना चाहिए, वो अगर आप उसको ज्यादा दे देते हैं तो आप फिर बेईमानी कर रहे हैं। ये तकनीकी चीजें हैं। आप जब निर्णय देते हैं आपको तकनीकी पक्ष ध्यान रखना पड़ता है। आप एक तरह से क्योंकि देखिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप कर रहे हो या आप डिबेट का जज कर रहे हो, जजमेंट का तरीका जो है वो मायने जो है वो सेम है, बस ग्राउंड बदल जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, आप कहते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ कानून को मानूंगा या विधि सम्मत साक्ष्यों को मानूंगा। उसी तरह से जब आप बहस में जाते हैं तो विधि सम्मत बहस को आप आधार मानिए।
विधि सम्मत बहस क्या होगी? विधि सम्मत बहस वो होगी जो आयोजकों ने नियमावली दी है आपको। अगर आयोजकों ने नियमावली दी है आपको कि विपक्ष के बाद कोई विपक्ष का अंतिम वक्ता के बाद भी पक्ष का कोई वक्ता एक आके उसके तर्क को काट रहा है, तो निश्चित तौर पे उस नियमावली के अनुसार उसके पास पूरा अवकाश है उस बहस को एक संतुलित बहस बनाने का। लेकिन नियमावली में अगर ये चीजें हैं कि अंतिम वक्ता के बाद कोई और वक्ता नहीं आ रहा है, तो अंतिम वक्ता के द्वारा दिए जाने वाले तर्क और प्रथम वक्ता के द्वारा दिए जाने वाले तर्कों का जो आयाम होगा, जो उसका भार होगा, उसके आधार पे आपका निर्णय होना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में आप किस तरह से इन बिंदुओं को अब मैंने प्रश्नोत्तरी में मान लीजिए बहस हो रही है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर, और प्रश्नोत्तरी पूरी की पूरी मैंने अमेरिका और ईरान के संबंधों पर पूछ दी, तो प्रश्नोत्तरी में चाहे भले ही मैं एक भी जवाब ना दे पाया हो विपक्ष, लेकिन पक्ष ने अगर अमेरिका और ईरान की बात की है और भारत पाकिस्तान की बात नहीं की है, तो उसको तवज्जो देना आपकी बेईमानी है। भले ही वो विपक्ष आपको नहीं दे पाया उत्तर, लेकिन विपक्ष उत्तर देता क्यों? यदि मान लीजिए आज किसान बिल है और विपक्ष जो है उठ के बार बार कह रहा है कि आप धारा 370 पे बात करिए, तो ये तो बेईमानी है ना। आप जो वर्तमान में चल रहा है उसके बात करिए। तो ये चीज निर्णय लेते वक्त आपको विधि सम्मत होना पड़ता है तर्क के साथ साथ। ये आपको नियमावली ध्यान रखनी पड़ेगी, नियमावली पढ़नी पड़ेगी, और विवेक सम्मत चीज वही होती है जो विधि कहता है। तो अगर विधि के अनुसार उसका तर्क प्रश्नोत्तरी में आपके विषय से संबंधित है, यदि विपक्ष ने अच्छा तर्क रखा है समय पर, यदि विपक्ष ने अपने प्रत्युत्तर भाषण में आके मान लीजिए पूरा बहस का तर्क रख रहा है, तो आप उसको क्यों तवज्जो देंगे? चाहे उसने भले ही मान लीजिए रख दिए हो जिस तर्क से कोई बहस खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन उसकी टाइमिंग खराब है, तो आप जजमेंट के दौरान आपको विधि सम्मत होना पड़ेगा पीडी में। अब वो नियमावली आप पढ़िए, नियमावली समझाइए सबको, क्योंकि पार्लियामेंट्री संसदीय वाद विवाद नियमावली की वाद विवाद है कि आप नियमों में रहकर कितनी बेहतर तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए तो यही कि भाई आप जरा ध्यान रखें कि पढ़ें और अभ्यास करें, और निर्णायकों के लिए खास तौर पे पार्लियामेंट्री डिबेट में, क्योंकि तकनीकी मामला बन जाता है, छोटे छोटे नियम बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी मैच, किसी भी वाद विवाद, खासतौर पर संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में छोटे छोटी तकनीकी पहलू जो है बहुत जो है अहम भूमिका निभाते हैं निर्णय में। तो निर्णायक को भी ध्यान रखना चाहिए और जो वक्ता है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसी हिसाब से अपनी डिबेट करनी चाहिए। खैर, तो अब हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। एक छोटा छोटा सवाल लेंगे, छोटे छोटे जवाब लेंगे। और सबसे पहला सवाल कि बेस्ट डिबेट आपकी कौन सी रही? बहुत सारी आपने डिबेट की, लेकिन उन सभी में लगा हो कि हाँ ये बेस्ट है, मैंने यहाँ सर्वोत्तम दिया और मेरे हिसाब से प्राइज भी मिल गया। हाँ, ऐसा हुआ था। सेमीफाइनल राउंड था। सचिन और सत्येंद्र भैया को आप जानते होंगे। सत्येंद्र भैया अब तो आईएएस बन गए हैं। सचिन भैया और सत्येंद्र भैया की टीम थी और उनके खिलाफ विषय था सेमीफाइनल का एलएसआर कॉलेज में। सुमित भैया, उमर शाह और चित्रांशी जी जो है वो उसके जजमेंट पैनल में थे। तो वो बहस का विषय था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आस्तिकों को देश निकाला देगा, नास्तिकों को देश निकाला देगा, और हम लोगों को नास्तिकों को देश निकाला देना था वहां पर। तो वो जो बहस थी, क्योंकि सत्येंद्र, अब जब आपने सुना है उन लोगों को, उनसे बहस करना एक तरह से सीखने के लिए आपके पास अनंत अवसर हो जाते थे। वो दोनों जिस तरह से बहस करते थे, और ऐसा विषय, दार्शनिक विषय जिस पर उनकी एकदम से महारत हासिल हो, तो उस विषय को मैं कभी नहीं भूलता हूँ। और उस दौरान जो जजमेंट पैनल में थे वो भी उस बहस को नहीं भूल पाए थे। तो वो बहस बहुत ही खास और दिल के करीब रही थी, क्योंकि उसमें मैं जीता था, इसलिए नहीं कि जीता था इसलिए क्योंकि वो सत्येंद्र भैया के खिलाफ थी, और उसके बावजूद मैं उनके रिजीम में जाकर के जीता था। और वो जीत ऐसी नहीं थी कि जो विवादास्पद हो। उसमें सत्येंद्र भैया की तरफ से मुझे कमेंट मिल गया था कि पहली बार मैं किसी से हार के खुश हुआ हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, उस प्राइज से भी बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि वो आप दिग्गज डिबेटर पीडी के, जो कभी पीडी ना, मेरे से पहले वो कभी नहीं हारे थे, वो मेरे से पहले हमेशा वही जीतते थे। सत्येंद्र की टीम थी जो पीडी जीतती थी 2-3 कॉलेज में जो होते थे। तो वो मेरे दिल के काफी करीब है वो बहस, और वो विषय भी इसलिए मुझे याद है।
तो जी वो देश निकाला हम दे पाए थे लोकतांत्रिक देश में भी जी नास्तिकों को। जी। तो इसलिए वो बहस काफी बड़ी थी मेरे लिए। सुमित भैया भी आप जानते ही हैं, पूरे एकदम जी तकनीकी पक्षों से लैस होकर के आते हैं वो जी सुप्रीम कोर्ट की जी पूरी ब्लॉगिंग्स लेके। तो जी तो वो डिबेट काफी अच्छी थी क्योंकि उसमें कोई विवाद नहीं हुआ मेरे जीतने को लेकर के, और मेरे तर्कों से सब सहमत। मतलब आप समझिए कि अगर इतनी बड़ी आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे दूं, आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दे एक दूसरे के खिलाफ जाते हुए भी, जी तो वो जी डिबेट काफी बेहतर रही थी मेरे लिए। जी। और सबसे खराब अनुभव? बेहतर तो आपने बता दिया, लेकिन सबसे सबसे खराब खराब रहा हो। सबसे खराब तो कई कन्वेंशनल डिबेट रही, काफी खराब अनुभव रहा उनका कि मतलब वहां पर खास करके तब खराब लगता था जब जज आके बोलते थे आप एक नंबर से रह गए। तो मुझे लगता है कि कन्विंस कर रहे हैं आप आके मुझे, अब रह गया तो रह गया। तो ऐसा जामिया की जो एक कॉलेज की डिबेट होती है, कन्वेंशनल डिबेट जामिया की, आपने चल वैजयंती, उसमें हालांकि 3 बार मैं गया, 2 बार जीता भी, पर हम्म जो एक बार जब जीता तो जीत के भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो अजीब सा ही हो गया था। उसमें 15 ही टीमें थी, और टीमों में भी फिर काफी मिक्सअप करके उन्होंने उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मतलब कुछ संतुष्टि नहीं मिली थी ना तो फीडबैक से, ना ही जीतने के कारण से। हम्म और काफी एक तरह से आयोजन भी इस तरह का हो गया था कि रात के 9 बज गए, सुबह मतलब आयोजन भी इस तरह का था कि सुबह हम लोग 9 बजे पहुंचे, शाम के 9 बजे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है 10 बजे जी तक। जी जी तो काफी आयोजन संबंधी चीजें भी थी वहां पर। इसके अलावा हम्म तो पार्लियामेंट्री डिबेट का मैंने आपको बताया ही, वो काफी खालसा वाला अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिसमें मैं कन्विंस नहीं जी हो पाया था। जी यही जी। सब था। चलिए, तो आपके जो है कि बेस्ट पार्टनर, मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आप सबको बता दें। आ, वही हम लोगों के साथ तो यही हो गया था, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था मुझे तो, और अनुराग को भी हुआ था कि हम लोग एक ही नाम से जाने लग गए थे कि अनुराग गोपाल, हम्म अनुराग गोपाल। तो अनुराग के जी साथ ही मैंने सबसे ज्यादा डिबेट की है। और हम्म। केएमसी में तो अभी भी बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि अनुराग गोपाल कोई एक ही सदस्य है। एक ही आदमी है। हाँ, एक ही सदस्य है, पर हम लोग की टीम एक तरह से फिक्स थी कि अगर मैं जाऊंगा डिबेट करने, तो अगर केएमसी की पार्लियामेंट्री या केएमसी के डेप्सॉक की अगर कोई बाउंडेशन नहीं है, तब हम्म हम दोनों की टीम फिक्स थी, हम दोनों किसी और के साथ जाते भी नहीं थे। चाहे क्रॉस टीम हो हम्म तभी हम लोग जा पाते थे किसी और के साथ, नहीं तो अक्सर हम दोनों ने हम्म। साथ में ही और सबसे ज्यादा मैंने ख्याल अच्छा। से जीत भी मैंने उसी के साथ जी दर्ज की। जी जी। तो मैं कहूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की खास तौर पर पिछले 2-3 साल से आप लोग सक्रिय नहीं है, लेकिन उससे पहले जब आप लोग सक्रिय थे तो सबसे प्रसिद्ध, मैं कहूँ नंबर 1 जोड़ी के नाम पर आप लोग जाने जाते थे कि अनुराग गोपाल जी की टीम आई हुई है। अब तो हाँ, भाई सेकंड प्राइज के लिए आप लोग कंटेस्ट कीजिए, फर्स्ट प्राइज छोड़ दीजिए। खास तौर पर पार्लियामेंट्री में तो मैं तो यही सोच रहा था कि भाई इन लोगों के साथ मैच ना हो, फाइनल वाइनल में भिड़ जाए तो सही रहेगा। खैर, कोई दूसरा ऐसा, क्योंकि या तो अनुराग जी आपके कॉलेज से ही थे, कोई दूसरा हाँ। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कॉलेज से रहा हो और आपने उसके साथ कभी डिबेट की हो? हाँ, नील भैया थे एक, आपको याद होगा, हंसराज कॉलेज से थे, जी पहले रामलाल आनंद से थे। जी उनके साथ मैंने टीम बनाई। प्रभांशु भैया तो मेरे कॉलेज से ही थे, उनके साथ भी टीम अप जी किया मैंने। जी और बाहर के कॉलेज में सिर्फ नील भैया ही थे जिनके साथ मैंने टीम बनाई 2 या 3 बार। उसके अलावा जी सब केएमसी के लोगों के साथ ही मैंने ज्यादा टीम बनाई। जी जी। तो यदि आपको मौका मिले डीयू में डिबेट करने का, तो डिबेट करेंगे? अब मौका मिलेगा, पार्लियामेंट्री डिबेट में कर सकता हूँ, कन्वेंशनल नहीं करूंगा। पार्लियामेंट्री डिबेट का अच्छा, मन है, अगर ठीक मौका मिले तो ठीक। संसदीय तो बात कर लूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट ही करेंगे, कन्वेंशनल नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल हम सब समझ रहे हैं कि वहां क्या कैसे निर्णय का कोई इतना उसमें आधार नहीं मतलब निश्चित होता है। हाँ, उसमें आप एक तरह से कहें तो सब बच्चे होते हैं उसमें, अगर आप बेईमानी करेंगे जी आप अब जाएंगे। मेरा अब 5 साल का या 8 साल का अनुभव हो गया, मेरे को ग्रेजुएशन किए हुए भी लगभग आप 6 साल हो गए हैं। तो जी अब मेरा विस्तार अगर मैं जाके करूं स्नातक के विद्यार्थियों के साथ, तो वो अपने साथ जी बेईमानी होगी, खैर। जी जी। तो अगर आपको मौका मिले दिल्ली विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सर्किट में ओवरऑल, अगर कोई एक बदलाव करना हो,
तो क्या बदलाव करेंगे? हाँ, हिंदी सर्किट में खास करके हिंदी की जो पाल्या संस्कृति वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मुझे आजकल का नहीं पता कि आजकल क्या होता है, पर एक पैटर्न है कि जो निर्णायकों को बुलाया जाता है वो या तो सीनियर्स होते हैं या बहुत ज्यादा अनुभवी जो डिबेटर रहे हों उन लोगों को बुलाया जाता है। तो मैं जो बदलाव करना चाहूंगा वो ये कि जो कॉलेज हैं अपने, ऐसा अंग्रेजी के लोग करते हैं ऐसा, जिस तरह से टीमें बुलाई जाती हैं, यदि मैंने 2 टीमें शिवाजी कॉलेज को दी हैं तो शिवाजी कॉलेज को बाउंडेशन है कि वो जज भी लेके आए अपने साथ, और उन दोनों जजों के अलावा बाकी कॉलेज से जो जज आएंगे, और जब आपने कन्वेंस वाला पार्ट कहा, वो जज अपने कन्वेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क अर्जित करेंगे, अंक अर्जित करेंगे, और एक निर्णायक की प्रतियोगिता होगी। जो सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होगा उसकी एक ट्रॉफी दी जाएगी। और इस तरह का बदलाव होने से दो मूलभूत परिवर्तन होंगे। एक तो आपके डिबेटर के साथ साथ आपके, क्योंकि इंग्लिश में क्या करते हैं लोग, एक जजमेंट देने के तौर पर भी एक करियर कहें आप उसको, या फिर आप एक अवसर कहें, कि वो सिर्फ और सिर्फ निर्णय देने ही जाते हैं हर जगह, वो हर जगह निर्णायक बनकर ही जाते हैं। उसके लिए उनका जरूरी नहीं कि वो बहुत नामी प्रसिद्ध फेमस डिबेटर रहे हों, वो सिर्फ निर्णायक हैं, अच्छे निर्णायक हैं। ये बात उन्होंने अपने प्रथम वर्ष से ही शुरू कर दिया। तो हिंदी सर्किट में सबसे बड़ा परिवर्तन यही करना चाहूंगा, और करवाना भी चाहूंगा यदि आप लोग सुन रहे हैं तो। मैंने अपने समय में बहुत कोशिश की थी इस समय इस तरह की चीजें करने की, अपने कॉलेज में भी और दूसरे कॉलेजों में भी, पर उतना सफल नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि हमने शिवाजी कॉलेज में ये एक बार एक प्रयास हुआ था, लेकिन हम कहें कि उस प्रयास में एक ही बार वो हमने इनिशिएटिव लिया और उसको एक प्रतियोगिता में, संसदीयवाद प्रतियोगिता में हमने किया भी, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। उसके जो फीडबैक थे वो ज्यादा हम लोगों को, मतलब अच्छे फीडबैक नहीं आए उस शुरुआत को लेकर। तो वो एक ही बार हुई, शिवाजी कॉलेज ने उसको बंद किया। लेकिन एक दूसरा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिबेटिंग में, DCAC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और सफलतापूर्वक उन्होंने इसको किया। और मैं ये कह सकता हूँ कि शिवाजी कॉलेज में जो फीडबैक हमको मिला था, तो उतना बेहतर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसको उस खास तौर पर उस तकनीकी पक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन DCAC ने इसको किया और मेरे ख्याल में वो सफल भी रहा वहां पर। तो खैर उसके बाद तो इस साल ऐसा ये प्रोग्राम हो गया है कि कोई ऐसा आयोजन हो नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि आगे जो करवाते हैं। तो शिवाजी कॉलेज ने जो ये इनिशिएटिव लिया उसको तो हम कहें कि छोड़ दिया, क्योंकि फीडबैक अच्छा नहीं मिला। और DCAC एक उम्मीद है कि वो ऐसे तरीके जो आप बता रहे हैं उन्होंने किया है, और शायद वो वहीं से पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सर्किट, खासतौर पे हिंदी में, ये फैले, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल कि आपको जो है डिबेटिंग का लाभ तो निश्चित तौर पर मिला है, लेकिन अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी छोड़कर दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो कॉलेज हैं उनमें कौन सी डिबेटिंग सोसाइटी आपको सबसे अच्छी लगी आयोजन करवाने में, या वहां के जो डिबेटर्स हैं? देखिए, इस पक्ष में कहूँ तो दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ आप अगर देखें तो मेरे समय में जो एक्टिव, तो एक तो आप शिवाजी कॉलेज ही थे सबसे ज्यादा एक्टिव समय में हिंदी के संदर्भ में। लेडी श्री राम कॉलेज एक्टिव था। SGTB खालसा कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस में है वो काफी एक्टिव था। पर आप कहें कि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, जैसे लेडी श्री राम कॉलेज का आयोजन बहुत अच्छा था पर पार्टिसिपेशन उनका बहुत कम होता था। इसी तरह से SGTB खालसा कॉलेज का भी आयोजन होता था पर पार्टिसिपेशन बहुत कम होता था। तो ऐसे में शिवाजी कॉलेज था जो लगातार पार्टिसिपेट भी करता था, आयोजन भी करवाता था। मोतीलाल नेहरू कॉलेज था, लेकिन उसके भी पार्टिसिपेशन का पक्ष जो था वो जी। तो अगर आप दोनों संदर्भों में कहें तो क्रोडीमल के अलावा शिवाजी कॉलेज ही था तथ्यों के आधार पर मेरे समय तक तो। जी। आप जो है, जब मैंने पहली बार हमने शिवाजी में संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई थी तो आपको निर्णायक के रूप में बुलाया था, और आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग मुझसे ये जिद कर रहे थे कि नहीं, आपकी ये पहली प्रतियोगिता है, हम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपको करने दूंगा, क्योंकि अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं जज कहाँ से लाऊंगा। वो मुझे अनुभव याद है आज भी।
हाँ जी। तो आप लोगों ने सहयोग दिया था तो हमने वो शुरू कराया और वो आज भी चल रही है निरंतर, और निरंतर हम लोग जो है उसमें अच्छा बिल्कुल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए एक छोटा-सा सवाल और लेते हैं कि अ, आपको अगर जो है ये कहा जाए कि डिबेट में आपके समय में, खैर 2013-14 में तो मैं भी बता ही सकता हूँ, वो तो मेरा अनुभव होगा, लेकिन आप बताइए कि 2011 से लेकर जो भी आप 16-17 तक सक्रिय रहे, उसमें आपके 2-3 बड़े डिबेटर के नाम। उस समय हमारे समय में वही सब लोग थे जिनके नाम मैंने गिनाए। प्रवांशु प्रवांशु ओझा जी जो थे, कन्वेंशनल के लिए बहुत बड़ा नाम थे, उनका प्राइस फिक्स था कन्वेंशनल में यदि वो जाते थे। पार्लियामेंट्री जी, डिबेट में नील थे, नैन्सी थी, रंगनाथ रवि थे। मतलब थे क्या, हैं ही वो लोग, लेकिन अब डिबेट नहीं जी, करते जी, हैं। जी, जी, तो हम लोग के समय में सत्येंद्र भैया, सचिन भैया थे। रंगनाथ रवि भैया का नाम जी, बता ही दिया मैंने आपको। नील भैया थे। तो जी, इन्हीं यही सब लोग थे, इन्हीं लोगों से सीखा हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डिबेट का तरीका। आशु भैया थे, जी, अभी वो टीचर हैं। जी, अ, जी, अ, तो हम लोग से सीनियर यही थे। फिर जूनियर में तो फिर आप लोग आ ही गए थे उसके बाद, जी, लेकिन जी, सीनियर जी। की श्रृंखला में यही सब लोग थे। चलिए, तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ सेशन को एंड करूं, लेकिन क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट में जो एक तरीके से हम कहें एक सफर होता है, आज क्या आप उसको जो है कि उसका खालीपन महसूस करते हैं कि वो क्या जिंदगी थी, कितने मजे थे उसमें, डिबेट करो और काफी लोगों से मिलने को मौका मिलता था, ऐसा लगता था कि अलग अलग जगहों से लोग आए थे, एक एंजॉयमेंट टाइप होता था, कहीं भी डिबेट में जाते थे, ब्रेक हो गया तो सब लोग मिल रहे हैं, तो उसको क्या आप जो है कि मिस करते हैं? निश्चित तौर पे जो उन्मुक्तता हमको बहस का जो एक सर्किट देता है, जो बहस का आप कहें एक तरह से पूरा चरित्र है, वो आपको एक उन्मुक्तता हम्म, देता है कि आप वैचारिक विरोधाभासी होते हुए भी उन्मुक्त तौर पर एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो अब बहस हम्म, कहने के लिए वो बहस होती है, पर वहां पर एक संवाद का प्लेटफॉर्म होता है हर किसी के पास। यदि आप मुझसे हम्म, असहमत हैं तब भी मैं आपको सुनूंगा। ये जो भाव है, ये समाज में भी मैं मिस करता हूँ, अपने दैनिक जीवन में भी मिस करता हूँ, क्योंकि वहां पर ये चीज थी। आप स्त्रियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप दलितों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप सवर्णों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और तमाम तरह के इनपुट आपके पास आ रहे हैं, बिना इस डर के कि सामने वाला मुझे जज करेगा, बिना इस भय जी, के कि आपको कोई टैग नहीं लगा दिया जाएगा कि आप प्रगतिवादी हैं, कि आप मार्क्सवादी हैं, कि आप लेफ्टिस्ट हैं, कि आप जी, जी, राइटिस्ट हैं। जी, जी, कोई एक जी, तमगा नहीं लगाया जाएगा और आपसे बहस की जाएगी। हाँ, आप ये कहेंगे जी, कि हाँ, मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इसके लिए, आप उन्मुक्त होकर ये चीजें स्वीकार करेंगे। ये जो स्वीकार्यता जी, का भाव है, ये भाव निश्चित तौर पे जी, समाज में तो है ही नहीं, कभी था ही नहीं। लेकिन जी, हाँ, एक तरह से वो कार्यशैली थी, एक तरह से वो जीवन का तरीका था जो जिसमें हम लोग थे। तो आज भी वो आदत है, जब भी बहस होती है तो बिना पॉलिटिकली करेक्ट हुए हम लोग अपने मन के भाव उन्मुक्त जी, तौर पे रख देते हैं, जिसका नुकसान भी होता है। जी, और जी, मिस भी करते हैं कि जी सामने वाले ने तो आपको पूरा टैग दे दिया कि अच्छा नहीं, ये व्यक्ति तो समझने वाला ही नहीं है, ये व्यक्ति तो यही है। तो ये चीज निश्चित तौर जी, मिस जी, करते हैं। और इस चीज को तो आप जानते हैं, मेरे खुद के पार्टनर जो थे, उनका वैचारिक रुझान अलग था, मेरा वैचारिक रुझान अलग जी, था। जी। और हम लोग इसीलिए तो इसीलिए आपका जो है ना, इसीलिए आपकी जो जोड़ी थी ना, वो कहते थे कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसलिए ये हर जगह सफल हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन जोड़ियां ऐसी देखते हैं हम लोग कि वो नॉर्थ हाँ, नॉर्थ होती हैं और साउथ साउथ होती हैं, जो मिल नहीं पाती हैं। आपका नॉर्थ और तो साउथ पोल था, इसलिए आप लोग जो है जुड़ जाते थे। तो यही चीज थी, यही चीज मैं, हाँ, इसी चीज को मैं कहूँ कि तो सब लोगों को फॉलो भी करना चाहिए। मुझे लगता है ये आदर्श स्थिति है जहां पर आप विचारों को समझते हैं। मतलब हो सकता है कि बहुत सारे मायनों में मेरा वैचारिक विमर्श गलत हो, और उसको सही करने का मौका मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपने सामने वाले की बात सुनने के लिए उसको दोस्त के तौर पर ग्रहण करूंगा कि हाँ, इसका वैचारिक, जी, इसको मैं स्पेस दूं। जी, यदि मैं जी, स्पेस नहीं दूंगा और मुझे कोई स्पेस नहीं देगा, तो फिर एक बेहतर समाज की संकल्पना नहीं हो सकती है। तो बहस तो हमें यही जी, सिखाता है कि आप जी, सामने वाले को सुनिए, और ये मैंने जिया और जी, उसको मैं मिस करता हूँ अभी जी, जी, अपने जी। आसपास। तो आखिरी सवाल कि तर्क ज्ञान की इस विशेष पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
तर्क ज्ञान की इस विशेष पहल के बारे में कहूंगा कि ये एक अपने आप में अनोखा कहें तो संयोजन है। अनोखा संयोजन इसलिए है क्योंकि इसके मूलभूत तौर से मेरे अनुसार दो कारण हैं। पहला तो ये कि जब आप एक बहस करते हैं तो आपको सिर्फ जाके बोल देना नहीं होता है, बोल देना बहस नहीं होता है। इस सेंस को समझाने के लिए यदि कुछ एक प्लेटफॉर्म है तो वो आपने मुहैया करवाया है। मुझे निश्चित तौर पे विश्वास है इस बात का। मैं आपके वीडियोस पिछले भी आपने काफी शेयर किए हैं डिबेट को लेकर के। ये श्रृंखला तो एक अलग बात है जहां पर आप अनुभवी लोगों से बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी जो श्रृंखलाएं हैं उनमें खासकर ये चीज रहती है, तो ये मुझे बहुत अच्छी पहल लगी। क्योंकि बहस को व्यक्तित्व का हिस्सा तो हम मानते हैं, पर व्यक्तित्व का हिस्से की जो प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन हो जाने से ये होता है कि जैसे हमारे समय में था, अगर हम किरोड़ीमल के अंदर हैं तो किरोड़ीमल के अंदर की चीज हमें पता है पूरी कि कैसे क्या चल रहा है, पर हमें ये नहीं पता कि शिवाजी कॉलेज की परेशानियां क्या हैं जब तक कि हम उससे बात ना करें। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा एक प्लेटफॉर्म होगा तो जिस तरह से अंग्रेजी सर्किट में सब चीजें एक मानक चीजें हैं कि अंग्रेजी संसदीय वाद विवाद के लिए एक मानक प्रारूप है जिसे सब फॉलो करते हैं, जिसके कारण एक रूपता है। तो वैसे एक रूपता लाने के लिए ये इस तरह का प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा कहें मील का पत्थर साबित हो सकता है। लोग इसे अगर सही तरीके से अपनी ऊर्जा से प्रयोग करें तो मुझे तो काफी अच्छा लगा कि आपने इस तरह से पहल की आपने इसे, क्योंकि ये सिर्फ बहस की बात नहीं है, ये व्यक्तित्व की बात हो जाती है कि व्यक्तित्व में आपको कौन से अंश को लाना है और कौन से अंश को हटाना है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपसे बड़े आपको बताएंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। आप जो है इतने व्यस्त समय से, और काफी समय से मैं आपसे जो है, आपको पता ही है कि संपर्क साध रहे थे, लेकिन व्यस्तता के चलते जो है समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को सभी डिबेटर्स तक जरूर पहुंचाएं। कोई प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं, गोपाल जी से करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इस तरीके के जो कोई और सवाल हो, चाहे खासतौर पर तकनीकी पक्ष, मैंने बताया कि पार्लियामेंट्री डिबेट में जो है अगर कोई चीज समझनी होती थी तो गोपाल जी से समझते थे, उसको जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर गोपाल जी वहां समय निकालकर अपना जो है कि प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गोपाल जी, अंत में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितने व्यस्त समय में भी आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें साझा कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।